हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो चतुर्भुज पर आधारित है। चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं और चार इसमें कोण होते हैं। इससे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, त्रिभुज में हमारी तीन भुजाएं होती थी और तीन कोण होते थे, लेकिन चतुर्भुज में क्या है, हमारे चार भुजाएं और चार ही कोण हैं। इससे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज क्या था, कोई भी तीन असंरेख बिंदुओं से मिलाकर बनी आकृति थी। और चतुर्भुज है वो क्या है, हमारी चार असंरेख बिंदुओं के योग से बनी आकृति है। जैसे मान लीजिए चार बिंदु हमारे हैं, ये ए है पहला बिंदु, ये कोई बी बिंदु है, यहाँ कोई सी बिंदु यहाँ पर है और कोई डी बिंदु हमारा यहाँ पर है। ऐसा लेख का मतलब है कि एक ही लाइन में ना होना, एक ही दिशा में ना होना इन बिंदुओं का। अब इनका जो युग्म है ए और बी, इसको मिला दो। इसी तरह से बी से सी को मिला दो, सी से डी को मिला दिया और ए से बी को मिला दिया। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त हो रही है, ये क्या कहलाती है, हमारी चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, और इसमें जो एंगल है, इसमें जो एंगल है, इन चार एंगल का योग होता है वो 360 के बराबर होता है। ठीक, अब कुछ डाउट होगा क्या, त्रिभुज में हमारे तीन भुजाएं होती थी और तीन कोण होते थे। ठीक है, तो उसमें जो कोणों का योग था वो 180 था, लेकिन चतुर्भुज में सिर्फ एक भुजा या फिर एक कोण बनाने से ही योग क्या है, त्रिभुज के कोणों का योग दुगना कैसे हो गया। इसमें क्या है, ये भी प्रूफ करेंगे कैसे। मान लीजिए कोई हमारी आकृति है ए बी सी डी चतुर्भुज की, हमने इसमें बी से डी को मिला दिया, डी से डी को मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी डी और दूसरा क्या बन रहा है, डी सी डी। दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल का नाम दे दूं, मैं यहाँ पे एंगल ए ही है या एंगल सी है। यहाँ मैंने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं, त्रिभुज ए बी डी की बात करूं, तो इसमें तीनों त्रिभुज का जो कोण है उनका योग क्या होगा, 180 होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर क्या होगा, 180। इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज बी सी डी की बात करूं, तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोण जो क्या 180 है। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 बराबर क्या 180। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 बराबर क्या आ जाएगा, 180 180 360 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए जो एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर क्या बन रहा है, पूरा एंगल बी बन रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल बी। तो एंगल बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एंगल सी निकल। इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बन रहा है, पूरा एंगल डी बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल डी बन रहा है। बराबर क्या आएगा, 360। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या है, 360 के बराबर होता है। तो अब इसको इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं क्यों होता है। चतुर्भुज कुछ टाइप भी है, प्रकार भी है, उनको हम आने वाले एक्सरसाइज में क्लियर करते चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। जो हमें अनुपात दे रखा है, अनुपात में क्या दे रखा है, 3:5:9:13। ठीक है, हमें कोणों का अनुपात दे रखा है, तो हम क्या मानेंगे, माना चतुर्भुज के जो क्रमशः कोण है, कौन कौन से हो जाएंगे, अनुपात हटा कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर कांस्टेंट ले लेंगे। क्या मानेंगे, 3x 5x 9x व 13x। ठीक है,
अनुपात दे रखा था, तो हमने कोण क्या मान लिया इसके, जो कोण है कोण क्या है 3x है, 5x है, 9x है और 13x है। तब क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। ठीक है, कोण कौन कौन से इसके 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर क्या आ जाएगा 360 क्या आ जाएगा। ठीक है, अब 3x 5x में 18x हो गए, 18x और 9 मिलके क्या बनेगा 3x और 5x मिलके 8x हो गया, 8x और 9x मिलके क्या बनेगा 17x हो गया, 17x और 13x जोड़े तो क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। यानी 30x बराबर क्या आएगा हमारा 360 डिग्री का आएगा। अब 30 गुणा का तो बटे में जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गई, ये हमारा कितने बार जाएगा 12 बार। तो x का जो मान है हमारे पास क्या है 12 है, तो हम क्या कह सकते हैं कोण क्या हो जाएगा, जो पहला कोण है वो 3 इंटू 12 यानी कि 12 36 डिग्री। दूसरा कोण है वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 यानी कि 60 डिग्री। इसी तरह से तीसरा क्या हो जाएगा 9 इंटू 12 यानी कि 12 का 108 108 डिग्री हो गया। ठीक है, और चौथा कोण है हमारा वो क्या है 13 इंटू 12। ठीक, तो हमारे को मल्टीप्लाई 13 में करके कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे क्या है सब आंसर। हमें प्रत्येक कोण बताना था, तो पहला कोण का मान, दूसरे कोण का मान, तीसरे कोण का मान और चौथे कोण का मान क्या है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तो आपके सामने है, वो कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो क्या था अगर सब विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या होगा वो एक आयत का रूप होगा। ठीक, और आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन वो जो आकृति है उस आकृति प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी सी डी, ये हम मान चल रहे हैं ये जो हमारी आकृति है वो क्या है समांतर चतुर्भुज का रूप है। ठीक है, अब इसमें जो विकर्ण है ठीक है, विकर्ण है आपस में कहीं किसी बिंदु को कहां पर ओ पे काट रहे हैं और हमें क्या दे रखा है दिया है क्या समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए डी बराबर क्या है सी डी के, ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है आयत है। ठीक है, अगर आयत है तो क्या होगा ये प्रत्येक कोण ये कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे यानी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तब ये हमारे को प्रत्येक एक सेट आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है ए बी बराबर सी डी के दिया हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है और जो ए बी है वो क्या है ओ ए प्लस ओ डी है। इसी तरह से जो सी डी है वो क्या है ओ सी प्लस ओ बी है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मानो आप इसको। ठीक, चूंकि
वो कह रहा है कि ये विकर्ण क्या आपस में बराबर है। जब ये विकर्ण आपस में बराबर है तो किसी बिंदु O पर काट रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, OA बराबर क्या होगा, OD के होगा। चूंकि AD व CB एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं, तब ठीक है समांतर चतुर्भुज विकर्ण है तो जाहिर सी बात है जहां जिस बिंदु को काटेंगे तो उससे क्या होगा, O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी। इसी तरह से O से C की दूरी और O से B की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो क्या लिख देंगे, OA बराबर OD व OC बराबर क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। इक्वेशन 2 मान लो आप इसको, ठीक है। अब देखो जब OA बराबर OD है और OC बराबर OB है, ठीक है, और ये विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं OA बराबर OD बराबर OC बराबर OB, हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन 3 मान लो आप इसको, ठीक। अब लेते हैं त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB में अब देखो ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और हमें क्या पता है समान भुजाओं का सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इस त्रिभुज के लिए AOC ये जो कोण है वो क्या है, वही कोण है, तो लिख देंगे त्रिभुज OAB में एंगल AOC वही कोण है, तब एंगल AOC बराबर क्या आएगा हमारा, एंगल OAB प्लस एंगल OBA के बराबर आएगा, ठीक है। वैष्णव का मतलब ये तो होता है, वैष्णव का मान क्या होता है, त्रिभुज के सम्मुख अंतर कोणों का योग का बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। और एंगल AOC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OAB प्लस एंगल OAB, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, लिख देंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, समान भुजाओं क्या है, सम्मुख कोण है, तब एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA के, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है इसको इसके बराबर लिख दिया है, तब एंगल AOC बराबर क्या आएगा, 2 इंस्ट्रूमेंट एंगल OAB आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया है, और इसी तरह से अब एंगल OAC की बात करूं, एंगल OAC त्रिभुज OAC की बात करूं तो इसमें जो AOB है वो क्या वही कोण है, एंगल AOB बराबर क्या आएगा, ये वाला कोण एंगल OAC प्लस एंगल OCA ले देंगे वही कोण, ठीक है। लिख दिया ना, किस कंडीशन में लिखा है, और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब हम क्या कह सकते हैं एंगल AOB
बराबर क्या आएगा हमारा, एंगल एओबी बराबर हम लिख सकते हैं इसको एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी, लिख देंगे फिर से क्योंकि समान भुजाओं का समकोण है। समान भुजाओं के समकोण, तो क्या आगे एंगल ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में एंगल ओ ए सी, ये आ गया। अब देखो हमारे पास एंगल ए ओ सी का मान है और एंगल ए ओ बी का मान है, ठीक है, ये मान है। आगे के लिखेंगे चूंकि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर क्या है, 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, क्यों है, अब देखो ये बीसी रेखा है, बीसी रेखा पर ए की ओए क्या है, रेखा है, तो इससे जो रैखिक युग के कोण बन रहे हैं, जो रैखिक युग के कोण बन रहे हैं वो क्या है, उनका मान क्या होता है, 180 के बराबर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे रैखिक युग, ठीक है। अब एओसी का मान हमारे पास क्या है, 2 इंटू में एंगल ओ ए बी प्लस 2 इंटू में इसका मान क्या है, एंगल ओ ए सी बराबर 180 के आ गया, ठीक है। पूरे इक्वेशन दो से हम डिवाइड कर सकते हैं, दो इसके मल्टीप्लाई में, दो इसके मल्टीप्लाई में, और ये कुछ दो से डिवाइड हो ही रहा है, तो दो से डिवाइड कर देंगे तब क्या आ जाएगा हमारा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी बराबर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो जो एंगल, अब देखिए जो एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी है, ये जो एंगल है और एंगल ओ ए सी, ओ ए सी यानी ये जो एंगल है ये पूरा कंबाइन क्या है, एंगल ए है बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का मान क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम ये त्रिभुज लें तो एंगल बी का मान क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्यों, दोनों त्रिभुज के लिए, इन दो त्रिभुज के लिए सेम कंडीशन बैठेगी, इसी तरह से इन दो त्रिभुज के लिए सेम कंडीशन बैठेगी, और इसी तरह से इन दो त्रिभुज के लिए भी क्या है, सेम कंडीशन है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार एंगल बी बराबर 90, एंगल सी बराबर 90 और एंगल बी बराबर 90, ठीक है। अब चूंकि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत का रूप है, और यही हमें सिद्ध करना था।